2.0 परिचय। व्यक्तित्व उन विशेषताओं या गुणों को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति कैसा महसूस करता है, कैसे व्यवहार करता है और उसके विचारों का जो पैटर्न होता है, ये सभी मिलकर उसके व्यक्तित्व को बनाते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अधिक नहीं बदलता, लेकिन जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरते हुए और परिस्थितियों में बदलाव आने पर उसमें विकास हो सकता है। अधिकांश लोग अपने पिछले अनुभवों से सीखने और जीवन का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त रूप से लचीले होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व विकार पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है तो उसके लिए ऐसा करना अपेक्षा कठिन हो जाता है। इस इकाई में हम विकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तित्व विकारों की प्रकृति नेचर ऑफ पर्सनल डिसऑर्डर्स को समझेंगे और उसके बाद व्यक्तित्व की उत्पत्ति तथा विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम सामान्य व्यक्तियों में पाए जाने वाले व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों पर भी विचार करेंगे। इसके बाद व्यक्तित्व विकारों की विशेषताओं, उनके कारणों, व्यक्तित्व विकारों के विभिन्न क्लस्टर्स तथा अंत में व्यक्तित्व विकारों के उपचार पर चर्चा की जाएगी। 2.1 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। इस इकाई को पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे: व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकार की परिभाषा देना, व्यक्तित्व विकारों की प्रकृति की व्याख्या करना, व्यक्तित्व विकारों की उत्पत्ति और निदान का वर्णन करना, व्यक्तित्व विकारों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करना तथा व्यक्तित्व विकारों के उपचार का वर्णन करना। 2.2 व्यक्तित्व विकारों की प्रकृति ऑफ पर्सनल्स। व्यक्तित्व विकार पर्सनल शब्द का तात्पर्य मानसिक विकारों की एक ऐसी निदानात्मक श्रेणी से है जिसकी पहचान से जुड़ने के दीर्घकालिक, कठोर और अनुपयुक्त मैलअडैप्टिव तरीकों से होती है। यह अनुपयुक्तता व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के ढंग में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन विकारों की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनका अंतर्व्यक्तिक संबंधों इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकार का उपचार न हो तो वह सामान्यतः लंबे समय तक चलने वाले अर्थपूर्ण और संतोषजनक संबंधों का आनंद नहीं ले पाता। यदि वह संबंध बनाता भी है तो वे अक्सर समस्याओं और कठिनाइयों से भरे होते हैं। व्यक्तित्व विकार का निदान होने का यह अर्थ नहीं है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह दोषपूर्ण है या वह प्रकृति की कोई असामान्य रचना है। वास्तव में ये विकार इतने दुर्लभ नहीं है और जिन लोगों में ये पाए जाते हैं उनके लिए ये अत्यंत पीड़ादायक और परेशान करने वाले होते हैं। विभिन्न देशों और जनसंख्याओं पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 7% वयस्कों में किसी न किसी प्रकार का व्यक्तित्व विकार पाया जा सकता है। अन्य कई विकारों के विपरीत जिनमें ऐसे लक्षण होते हैं जो सामान्य जनसंख्या में नहीं पाए जाते, जैसे मिर्गी के दौरे, व्यक्तित्व विकारों को स्वस्थ व्यक्तित्व से अलग करके नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व होता है। इसलिए व्यक्तित्व विकार को सामान्य और स्वस्थ व्यक्तित्व का ही एक विशेष रूप माना जाता है। जैसे वर्ग, आयत, रेक्टेंगल का एक विशेष रूप होता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व विकार भी सामान्य व्यक्तित्व का एक विशेष रूप है। इसी कारण व्यक्तित्व विकारों की चर्चा से पहले व्यक्तित्व की सामान्य अवधारणा को समझना उपयोगी होता है। व्यक्तित्व विकार शब्द विभिन्न लक्षणों के समूहों का वर्णन करता है और अलग अलग समूहों को विकार की अलग अलग श्रेणियों में रखता है। इसके कई प्रकार होते हैं और ये असामान्य नहीं है कि किसी व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार के व्यक्तित्व विकार एक साथ पाए जाएं। व्यक्तित्व विकार लंबे समय से चले आ रहे अनुपयुक्त और कठोर तरीके होते हैं जिनसे व्यक्ति अपने वातावरण से संबंध बनाता है। ऐसे विकार आमतौर पर बचपन में या कम से कम किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण में दिखाई देने लगते हैं और वयस्क जीवन तक बने रह सकते हैं। ये व्यक्ति की तनाव से निपटने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर देते हैं, क्योंकि उसकी सोच और व्यवहार की शैली बहुत कठोर और सीमित होती है।
ऐसे व्यक्तियों को अपने आवेगों, इम्पल्सेस और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में कठिनाई होती है तथा वे स्वयं और दूसरों के बारे में विकृत धारणाएं रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अत्यधिक मानसिक पीड़ा होती है और घर, कार्यस्थल तथा संबंधों में सामान्य रूप से कार्य करना कठिन हो जाता है। परिवार के सदस्य अक्सर ऐसे व्यक्तियों के कारण अत्यधिक क्रोध और हिंसक व्यवहार, गहरा अवसाद जैसे व्यक्ति का बिस्तर से न उठना, आत्मक्षति, खुद को काटना या जलाना तथा आत्महत्या के प्रयास जैसी स्थितियों का सामना करते हैं। प्रायः ऐसे व्यक्ति उपचार के लिए स्वयं नहीं आते, बल्कि उनके प्रियजन उन्हें उपचार के लिए प्रेरित करते हैं। वे उनके व्यवहार के चिंताजनक पैटर्न को पहचान लेते हैं या उनसे निपटने की अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं। केस 1, सुनीता 7 वर्ष की एक विवाहित महिला है और 2 बच्चों की मां है। उसका मूड अस्थिर रहता है और वह बार बार स्वयं को नुकसान पहुंचाती है, विशेषकर तब जब वह अत्यधिक तनावग्रस्त या उपेक्षित महसूस करती है। उसे अक्सर खालीपन और ऊब महसूस होती है। अतीत में उसने शराब और नशीले पदार्थों का दुरुपयोग किया है। वह आलोचना के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और थोड़ी सी अस्वीकृति पर भी गुस्से से प्रतिक्रिया करती है। व्यक्तित्व विकार सामान्यतः किशोरावस्था या प्रारंभिक वयस्कता में स्पष्ट होने लगते हैं, हालांकि कभी कभी इनकी शुरुआत बचपन में भी हो सकती है। ऐसे विकार व्यक्ति के लिए मित्रता या अन्य संबंधों की शुरुआत और उन्हें बनाए रखना कठिन बना देते हैं तथा दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करना भी मुश्किल हो जाता है। हल्के व्यक्तित्व विकार वाले लोग सामान्य जीवन जीने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब तनाव बढ़ता है तो उनके विकार के लक्षण उनकी सोच और भावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने लगते हैं और उन्हें स्थिति से निपटना कठिन हो जाता है। व्यक्तित्व की उत्पत्ति और विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल DSM के अनुसार व्यक्तित्व विकार आंतरिक अनुभव और व्यवहार का एक स्थायी पैटर्न है जो व्यक्ति की संस्कृति की अपेक्षाओं से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। यह पैटर्न व्यापक और कठोर होता है। इसकी शुरुआत किशोरावस्था या प्रारंभिक वयस्कता में होती है, समय के साथ स्थिर रहता है और व्यक्ति के लिए तनाव या कार्यक्षमता में कमी का कारण बनता है। व्यक्तित्व विकार दूसरों और तनावपूर्ण परिस्थितियों को देखने और उन पर प्रतिक्रिया करने के लंबे समय से चले आ रहे अनुपयुक्त पैटर्न होते हैं। DSM-TR में दैव व्यक्तित्व विकारों का वर्णन किया गया है, जिन्हें 3 क्लस्टर्स A, B और C में विभाजित किया गया है। ये विकार व्यवहार के ऐसे पैटर्न से पहचाने जाते हैं जिनमें जीवन भर तनाव के प्रति अपेक्षाकृत स्थिर और कठोर प्रतिक्रियाएं होती हैं। व्यक्ति बार बार अनुपयुक्त आत्मविनाशकारी व्यवहार दिखा सकता है, आवेगों को सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाता और उसकी भावनाएं सीमित या अनुपयुक्त हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास तनाव से निपटने के सीमित तरीके होते हैं और जब वह सामना नहीं कर पाता तो उसमें चिंता, अस्वीकार या कभी कभी मनोविकृति, साइकोटिक बिहेवियर भी दिखाई दे सकती है। यदि बाहरी तनाव न हो तो व्यक्ति में बहुत कम चिंता या मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं और उसका व्यवहार उसे स्वयं के लिए सामान्य और सही लगता है। इसे ईगोसिंटोनिक कहा जाता है। इसी कारण ऐसे व्यक्ति प्राय स्वयं उपचार नहीं खोजते। अधिकतर उन्हें परिवार या समाज द्वारा उपचार के लिए भेजा जाता है क्योंकि वे उनके साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से नहीं रह पाते। जब ऐसा व्यक्ति उपचार के लिए आता है तो यह अक्सर किसी बाहरी निराशा या तनाव के बाद होता है और उस समय उसमें तंत्रिकाजनी लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्तित्व विकारों में दिखने वाले अनुपयुक्त व्यवहार पैटर्न सामान्य लोगों द्वारा कभी कभी उपयोग किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक तंत्रों के अतिरंजित रूप होते हैं। व्यक्तित्व विकारों का निदान मुख्य व्यवहार और उसके पैटर्न के आधार पर किया जाता है और यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति को आंतरिक संघर्ष या कष्ट की स्पष्ट अनुभूति हो। फिर भी अक्सर इनमें कम आत्मसम्मान, गहरे और स्थायी संबंधों की कमी, रुचियों को बनाए रखने में कठिनाई, कम निराशा सहनशीलता, त्वरित संतुष्टि की इच्छा और अनुभवों से सीखने में असमर्थता देखी जाती है। इन विकारों के कारण पूरी तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में जैविक या संवैधानिक कारक जैसे स्किजॉइड, साइक्लोथाइमिक और एंटी सोशल व्यक्तित्व भूमिका निभा सकते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि ये प्रतिक्रिया
पैटर्न प्रारंभिक जीवन के अनुभवों और कंडीशनिंग का परिणाम होते हैं। प्रारंभिक अंतर्वैयक्तिक संबंध रक्षा तंत्रों डिफेंस मैकेनिज्म्स और उनकी कठोरता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैरानॉइड व्यक्तित्व पैरानॉइड पर्सनालिटी, ऐसे लोग अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और दूसरों तथा उनकी मंशाओं के प्रति गहरी शंका रखते हैं। उनका व्यवहार अक्सर कठोर और लचीलेपन से रहित होता है था वे आलोचना या बदलाव के सुझावों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। वे स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं और अपनी असफलताओं या दुर्भाग्य के लिए दूसरों पर हानिकारक आशाएं थोपते हैं तथा उन्हें दोषी ठहराते हैं। माना जाता है कि ये लक्षण व्यक्ति द्वारा अपने ही बारे में मौजूद उन भावनाओं से निपटने के तरीके होते हैं जिन्हें वह अस्वीकार्य, अपमानजनक या खतरनाक मानता है। अक्सर उनका संदेहपूर्ण रवैया आक्रामक भावनाओं या व्यवहार को जन्म देता है, जिससे और अधिक सामाजिक अलगाव हो जाता है। इन व्यक्तियों का आत्ममूल्य और आत्मसम्मान विशेष रूप से कमजोर प्रतीत होता है। कई बार उनका व्यवहार अपनी क्षमता सिद्ध करने के लिए होता है और जिसमें वे अपनी श्रेष्ठता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। कई क्षेत्रों में वे अत्यंत कुशल और कर्तव्यनिष्ठ हो सकते हैं, लेकिन उनमें लचीलापन नहीं होता। वे सत्ता और मान्यता वाले पद प्राप्त कर सकते हैं, पर अक्सर यह उनकी सहजता और हास्य बोध की कमी की कीमत पर होता है। उनका संदेह और शत्रुता दूसरों द्वारा अस्वीकृति का कारण बनती है, जिसे वे अपने संदेह का प्रमाण मान लेते हैं, लेकिन इस दुष्चक्र में अपनी भूमिका को नहीं समझ पाते। जब उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वे अक्सर कानूनी झगड़ों में भी पड़ जाते हैं। 2.3.2 साइक्लोथाइमिक व्यक्तित्व साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी। इस व्यक्तित्व में व्यवहार बार बार और क्रमिक रूप से अवसाद और अत्यधिक प्रसन्नता के बीच बदलता रहता है। प्रसन्न अवस्था में व्यक्ति सक्रिय, मिलनसार, महत्वाकांक्षी, आशावादी और उत्साही होता है तथा ऊर्जा से भरपूर दिखाई देता है। ऐसे समय में वह लोगों को आकर्षित कर सकता है, हालांकि उसका व्यवहार अनिश्चित या विचित्र लग सकता है। अवसाद की अवस्था में व्यक्ति निराशावादी, ऊर्जा से रहित, निराश और चिंतित महसूस करता है। यद्यपि खुशी और उदासी सामान्य व्यवहार का हिस्सा है, लेकिन साइक्लोथाइमिक विकार में ये मूड परिवर्तन आंतरिक कारणों से अधिक होते हैं, अधिक तीव्र होते हैं और अक्सर चक्रीय साइक्लिक होते हैं। कभी कभी मूड में नियमित उतार चढ़ाव के बजाय लंबे समय तक अवसाद या उत्साह बना रहता है। यह स्पष्ट नहीं है कि साइक्लोथाइमिक व्यक्तित्व विकार में डिप्रेसिव बीमारी का ही एक रूप है या एक अलग विकार। 2.3 स्किज़ोइड पर्सनालिटी। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील, अंतर्मुखी, एकांतप्रिय और शर्मीले होते हैं तथा करीबी या लंबे संबंधों से बचते हैं। उन्हें विचित्र कहा जा सकता है और उनकी सोच ऑटिस्टिक, वास्तविकता से संपर्क बनाए रखते हुए भी विशिष्ट और अलग हो सकती है। वे अक्सर कल्पनालोक में रहते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं और दूसरों से भावनात्मक दूरी बनाए रखते हैं। तनाव के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं सीमित होती हैं और मुख्य प्रतिक्रिया सामाजिक दूरी बनाना होती है। वे अक्सर अत्यधिक विशिष्ट रुचियां विकसित कर लेते हैं जो उन्हें औरों से और अलग कर देती हैं और सामान्यतः उनका ध्यान असामाजिक गतिविधियों की ओर रहता है। 2.3.4 विस्फोटक व्यक्तित्व। इस व्यक्तित्व में अचानक क्रोध के दौरे, तुनक मिजाजी या मौखिक एवं शारीरिक आक्रामकता दिखाई देती है। अपराध बोध और पछतावे के बावजूद ये व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते। वे पर्यावरणीय निराशाओं से आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। हाल के समय में यह भी माना गया है कि मस्तिष्क में सूक्ष्म जैविक परिवर्तन इस विस्फोटक प्रवृत्ति का कारण हो सकते हैं। 2.5 ऑब्सेसिव कंपल्सिव व्यक्तित्व ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी। इस व्यक्तित्व में पूर्णता, अनुशासन, सामाजिक नियमों के पालन और नैतिकता के उच्च मानकों पर अत्यधिक जोर होता है। ऐसे लोग अस्पष्ट स्थितियों से निपटने में कठिनाई महसूस करते हैं और समस्याओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित, वर्गीकृत करना चाहते हैं। वे कठोर, संकोची होते हैं और आराम करना उनके लिए कठिन होता है। नई, अनिश्चित और जटिल परिस्थितियों में उन्हें चिंता होती है। पश्चिमी संस्कृति में इस तरह का व्यवहार कुछ हद तक स्वीकार्य माना जाता है, इसलिए यदि विकार बहुत गंभीर न हो तो ऐसे लोग विशेषकर विज्ञान और अकादमिक क्षेत्रों में उच्च उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अंतर्वैयक्तिक संबंधों में उन्हें कठिनाई होती है क्योंकि यहाँ नियंत्रण कम और अनिश्चितता अधिक होती है।
2.3.6 हिस्टेरिकल हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व। इस व्यक्तित्व की पहचान नाटकी, ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार, भावनात्मक अस्थिरता, अति प्रतिक्रिया, आत्मकेंद्रितता और गैर यौन संबंधों में भी यौन संकेत देने की प्रवृत्ति से होती है। बाहरी तौर पर आत्मविश्वासी दिखने के बावजूद ऐसे लोगों को अपनी पहचान और लक्ष्यों को लेकर गहरा संदेह रहता है। वे सच्ची भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे गहरे संबंध बनाना कठिन हो जाता है। उनके व्यवहार के पीछे गैर यौन स्नेह और सुरक्षा की बचकानी इच्छा छिपी होती है। 2.3.7 एस्थेनिक पर्सनालिटी। इस व्यक्तित्व में उत्साह की कमी, कम ऊर्जा, सीमित क्षमता, आनंद और सुख का अनुभव करने में कठिनाई तथा मामूली शारीरिक या भावनात्मक तनाव भी कमजोर प्रतिक्रिया देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति तनाव से निपटने के लिए अपने संसाधनों को सक्रिय कर पाते और स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। एंटी सोशल व्यक्ति, पहले इसे सोशियोपैथिक कहा जाता था। इसमें सामाजिक नियमों के विरुद्ध बार बार व्यवहार, आवेगशीलता, गैर जिम्मेदारी, अपराध बोध की कमी, दूसरों के प्रति निष्ठुरता और भावनात्मक सतहीपन शामिल है। ऐसे लोग अपने व्यवहार को दूसरों की गलती बताकर तर्कसंगत ठहराते हैं और भविष्य के परिणामों के बारे में नहीं सोचते। इसकी शुरुआत प्रायः 45 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। बचपन में चोरी, अनुशासनहीनता, स्कूल से भागना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। वयस्क अवस्था में कार्यस्थल, विवाह और सामाजिक जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। ये विकार पुरुषों में अधिक पाया जाता है और 30-40 वर्ष की आयु के बाद इसके लक्षणों में कुछ कमी देखी जा सकती है। 2.9 पैसिव अग्रेसिव व्यक्तित्व, पैसिव पर्सनालिटी। इस समूह को पैसिव अग्रेसिव और अग्रेसिव प्रकारों में बांटा जाता है। पैसिव प्रकार में असहायता, निर्णयहीनता और अत्यधिक निर्भरता होती है। पैसिव अग्रेसिव प्रकार में हठधर्मिता, अकुशलता, टालमटोल और ऊपर से सहमति दिखाकर भीतर से विरोध करना शामिल है। अग्रेसिव प्रकार में चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी, उकसाने वाला और तर्क वितर्क करने वाला व्यवहार होता है, विशेषकर अधिकार रखने वालों के साथ। यह व्यवहार अंततः लोगों को दूर कर देता है और व्यक्ति को आवश्यक सहयोग भी नहीं मिल पाता। इनएडिक्वेट व्यक्तित्व, इनएडिक्वेट पर्सनालिटी। इस शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो किसी भी प्रकार के तनाव का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर पाते। उनके व्यवहार में खराब निर्णय क्षमता, अकुशलता, कम ऊर्जा, दीर्घकालिक योजना की कमी और कमजोर प्रदर्शन देखा जाता है। वे सामाजिक संबंधों में सीमित रहते हैं, बिना दिशा के जीवन जिएं और कम मांग वाली नौकरियां करते हैं। इसमें किसी शारीरिक या मानसिक विकार के प्रमाण नहीं होते, बल्कि यह प्रारंभिक सामाजिक और सांस्कृतिक वंचना तथा बार बार असफलता के अनुभव का परिणाम हो सकता है। 2.3 यौन विचलन, सेक्सुअल डिविएशंस। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो बार बार और बाध्यकारी रूप से अपनी यौन रुचि विपरीत लिंग के बजाय अन्य वस्तुओं, असामान्य यौन क्रियाओं या विशेष शैली से जुड़ी यौन गतिविधियों की ओर निर्देशित करते हैं। यह शब्द नैतिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि ऐसा व्यवहार विकासात्मक कठिनाइयों या मनोविकार का परिणाम हो सकता है और सामान्य वयस्क यौन संबंधों से जुड़े भय से बचने का प्रयास होता है। इन विकारों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न सिद्धांत है। कुछ इसे आनुवंशिक मानते हैं, जबकि अन्य इसके लिए पालन पोषण और पर्यावरण को जिम्मेदार ठहराते हैं। M4 निदान व्यक्तित्व विकारों का निदान DSM-OV के एक्सिस 2 के अंतर्गत किया जाता है और इन्हें लगभग स्थायी नियतार्थ माना जाता है। इसके विपरीत एक्सिस 1 विकारों को लक्षणात्मक सिम्टम डिसऑर्डर्स विकार कहा जाता है, जो समय समय पर प्रकट होते और समाप्त हो सकते हैं। लक्षणात्मक विकार अक्सर किसी घटना या पर्यावरणीय कारण से उत्पन्न होते हैं और परिस्थितियों के बदलने पर कम भी हो सकते हैं। एक्सेसिव विकारों से ग्रस्त लोग सामान्यतः अपनी समस्याओं को व्यक्तिगत समस्या लक्षण के रूप में देखते हैं, जिन्हें उपचार की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत एक्सिस 2 विकारों वाले लोग अपनी कठिनाइयों के लिए प्रायः वातावरण को जिम्मेदार मानते हैं और ये मानते हैं कि उन्हें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सकों के बीच निदान को लेकर भी मतभेद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई अत्यधिक अनिश्चित और उन्मुक्त व्यवहार वाला व्यक्ति मनोचिकित्सक के पास आता है,
तो एक चिकित्सक उसे एंटी सोशल व्यक्तित्व विकार या साइकोपैथी का निदान कर सकता है, जबकि दूसरा चिकित्सक उसे बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार कह सकता है। इसका कारण यह है कि प्रश्नावली जैसी निदान विधियां हमेशा पूरी तरह विश्वसनीय नहीं होती। हालांकि अब ऐसे बेहतर निदान तरीकों का विकास किया जा रहा है जो विभिन्न संस्कृतियों में भी अधिक स्पष्ट और सुसंगत निदान में सहायक हो सकते हैं। 2 पॉइंट व्यक्तित्व विकारों की विशेषताएं। व्यक्तित्व विकारों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रारंभिक शुरुआत, अर्ली ऑनसेट। इसके लक्षण कम से कम किशोरावस्था के उत्तरार्ध से दिखाई देने लगते हैं। स्थिरता, स्टेबिलिटी। ऐसा कोई लंबा समय नहीं होता जब ये लक्षण पूरी तरह अनुपस्थित हों। व्यापकनेस। ये लक्षण व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण अनुपयुक्तता, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैलअडैप्टेशन। इसके कारण व्यक्ति को व्यक्तिगत कष्ट होता है तथा सामाजिक और व्यावसायिक कार्यक्षमता में बाधा आती है। 2.6 व्यक्तित्व विकारों के कारण, कॉजेज ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। व्यक्तित्व विकार का कोई एकल कारण नहीं होता। माना जाता है कि कई कारकों का संयोजन व्यक्ति को व्यक्तित्व विकार के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिनमें आनुवंशिक कारक भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह भी संभव है कि प्रभावित व्यक्ति को बचपन में यह सीखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला हो कि भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए या परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। व्यक्तित्व विकारों का संबंध बचपन की आघातजनक घटनाओं से भी हो सकता है, जैसे शारीरिक या यौन शोषण या पालन पोषण से जुड़ी गंभीर कठिनाइयां। आंकड़े बताते हैं कि बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार से निदान किए गए लगभग 80% लोगों ने बचपन में किसी न किसी प्रकार के आहत का अनुभव किया होता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता था, तथा अन्य डिसोसिएटिव विकारों को अब बचपन में हुए गंभीर आघातों के सामान्य दुष्प्रभाव के रूप में समझा जाता है। व्यक्तित्व विकार अधिकतर तब स्पष्ट होते हैं जब तनाव का स्तर ऊंचा होता है। इसलिए उपचार का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को तनाव से निपटने और दूसरों से स्वस्थ तरीके से संबंध बनाना सिखाना होता है। ऐसा इसलिए भी है कि ऐसे व्यक्तियों को बचपन में भावनाओं को संभालने और उनसे निपटने की सीख नहीं मिल पाई होती। कई लोगों को यह तक पता नहीं होते उन्हें व्यक्तित्व विकार है। महसूस करते हैं कि वे दुखी हैं और उनका जीवन निरर्थक है। समस्या का एक बड़ा कारण यह है कि वे अपनी भावनाओं पर विचार नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप वे नशीले पदार्थों का सेवन, आत्मक्षति या अत्यधिक दवाओं का उपयोग जैसे हानिकारक उपाय अपना सकते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। व्यक्तित्व विकारों के कारणों पर अभी पर जानकारी नहीं है। इसका एक कारण यह है कि DSM-3 के प्रकाशन के बाद ही इन विकारों पर गंभीरता से ध्यान दिया गया और ये अध्ययन के लिए अपेक्षाकृत कठिन है। एक बड़ी समस्या ये भी है कि इनमें सहरूग्णता, कोमोबिडिटी का स्तर बहुत अधिक होता है। अर्थात एक व्यक्तित्व विकार से ग्रस्त व्यक्ति में एक या अधिक अन्य व्यक्तित्व विकार भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कई लोग कभी चिकित्सकीय सेवाओं तक पहुंचते ही नहीं, जिससे इन विकारों के कारणों का अध्ययन और भी कठिन हो जाता है। 2.6.1 जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये सुझाव दिया गया है कि शिशुओं की जन्मजात प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां जैसे अधिक या कम सक्रियता, वाइटैलिटी तथा व्यवहारिक संकोच, बिहेवियरल इनहिबिशन, उन्हें कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तित्व विकारों के विकास के लिए पूर्व प्रवृत्त प्रिडिस्पोज कर सकती हैं। चूंकि अधिकांश व्यक्तित्व लक्षण मध्यम रूप से आनुवंशिक पाए गए हैं, इसलिए अब इस बात के बढ़ते प्रमाण मिल रहे हैं कि पैरानोइड, स्किजोटाइपल, बॉर्डरलाइन और एंटी सोशल व्यक्तित्व विकारों में आनुवंशिक योगदान होता है। कुछ व्यक्तित्व विकारों के मनोजैविक साइकोबायोलॉजिकल आधार को समझने में भी प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्तियों में सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की कार्यक्षमता कम पाई जाती है, जिसके कारण उनमें आवेगशील और आक्रामक व्यवहार दिखाई देता है। इसी कारण वे आत्म हानिकारक कृत्यों, पैरासुइसाइडल एक्ट्स जैसे चाकू से हाथ काटने जैसी हरकतें कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार वाले व्यक्तियों में नॉरेडर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के नियमन में भी गड़बड़ी देखी जा सकती है, जो कि दीर्घकालिक तनाव या PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी स्थितियों में पाई जाती है।
साथ ही डोपामिन प्रणाली में कमी या असंतुलन क्षणिक मनोविकृतिक लक्षणों की प्रवृत्ति से संबंधित हो सकता है। 2.6.2 मनोवैजिकल चाणिक कारक। व्यक्तित्व विकार के विकास में प्रारंभिक जीवन के सीखने के अनुभवों को सबसे अधिक योगदान देने वाला माना जाता है। अनेक अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि बचपन में उत्पीड़न, अब्यूज और उपेक्षा, नेग्लेक्ट का अनुभव कुछ व्यक्तित्व विकारों के विकास से जुड़ा हो सकता है। विशेष रूप से बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार वाले मरीजों ने अन्य व्यक्तित्व विकारों की तुलना में बचपन में उत्पीड़न की अधिक घटनाएं बताई हैं। मनोगतिक साइकोडायनेमिक कारों ने भी व्यक्तित्व विकारों के कारणों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उदाहरण के लिए नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार के संदर्भ में उनका मानना है कि सभी बच्चे विकास के एक चरण में आदिम भव्यता, प्रिमिटिव ग्रैंडियोसिटी से गुजरते हैं, जिसमें वे ये सोचते हैं कि सभी घटनाएं और आवश्यकताएं उनके चारों ओर ही घूमती हैं। इस चरण से आगे सामान्य विकास के लिए माता पिता द्वारा बच्चे की इस भव्यता का कुछ हद तक प्रतिबिंबन आवश्यक होता है। यदि माता पिता उपेक्षापूर्ण, अवमूल्यन करने वाले या सहानुभूति रहित होते हैं तो इस प्रकार का व्यक्तित्व विकार विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। 2.63 सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। व्यक्तित्व विकारों में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। फिर भी यह माना जाता है कि बदलती हुई संस्कृति, त्वरित संतुष्टि, तुरंत समाधान और बिना कष्ट के लाभ पाने पर अत्यधिक जोर लोगों को आत्मकेंद्रित जीवन शैली अपनाने की ओर ले जा रहा है। यही जीवन शैली व्यक्तित्व विकारों के गंभीर रूपों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 2.7 व्यक्तित्व विकार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के समूह, क्लस्टर्स। व्यक्तित्व विकार कुल 10 प्रकार के होते हैं। हर प्रकार कुछ विशेष सोच, भावनाओं, इमोशंस और व्यवहार, बिहेवियर से जुड़ा होता है। इन सभी विकारों को 3 समूह क्लस्टर्स में बांटा गया है: क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। टैश 2.7.1 क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, अजीब या विलक्षण व्यवहार वाले विकार। इस समूह में विकार आते हैं जिनमें व्यक्ति का व्यवहार अजीब या एक्सेंट्रिक, विलक्षण होता है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार। इस विकार से ग्रस्त लोग सामान्यतः ठंडे, अलग थलग और रिश्ते बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे दूसरों पर जल्दी शक करते हैं और अक्सर गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं। DSM-5 के अनुसार यदि निम्न में से 4 या अधिक लक्षण हो तो ये विकार माना जाता है। 1. बिना ठोस कारण के ये संदेह करना कि दूसरे लोग उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। मित्रों या सहयोगियों की निष्ठा पर अनुचित शक। दूसरों पर भरोसा न करना, डर की कही गई बात उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। सामान्य बातों में भी अपमानजनक या धमकी भरा अर्थ निकालना, अपमान या चोट को माफ न कर पाना, हिस्स अपने चरित्र पर हमला समझकर तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देना, बिना कारण जीवन साथी की निष्ठा पर शक करना। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, व्यक्तित्व विकार। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से ठंडे, अकेले रहने वाले और रिश्तों से दूर रहते हैं। वे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। DSM-5 के अनुसार शोर या अधिक लक्षण, करीबी रिश्तों में रुचि न होना परिवार सहित, अकेले किए जाने वाले कामों को प्राथमिकता देना, यौन संबंधों में बहुत कम रुचि, बहुत कम चीजों से आनंद मिलना, करीबी मित्रों का अभाव, प्रशंसा या आलोचना से उदासीन रहना, भावनात्मक ठंडापन या भावों की कमी। स्किज़ोटाइपल व्यक्तित्व विकार। इसमें स्किज़ॉइड के लक्षणों के साथ साथ अजीब सोच, भ्रमपूर्ण विश्वास और संचार की समस्या होती है। DSM-5 के अनुसार 5 या अधिक लक्षण। 1. सामान्य घटनाओं को स्वयं से जोड़कर विशेष अर्थ निकालना, अंधविश्वास या जादुई सोच जैसे छठी इंद्रिय, टेलीपैथी, असामान्य संवेदनात्मक अनुभव, अजीब सोच और अस्पष्ट भटकती हुई भाषा, अत्यधिक संदेह, एक अनुचित या सीमित भावनात्मक अभिव्यक्ति, अजीब पहनावा या व्यवहार, करीबी मित्रों का अभाव, अत्यधिक सामाजिक चिंता। Cluster 2 personality 2, Cluster B personality disorders with borderline personality disorder, borderline व्यक्तित्व विकार। ऐसे लोग अपने बारे में अस्थिर सोच, रिश्तों में समस्या और ब्लैक एंड व्हाइट सोच रखते हैं।
वे बचपन में भावनात्मक कमी महसूस करते हैं। DSM अनुसार 5 या अधिक लक्षण: अन, छोड़े जाने के डर से घबराहट भरे प्रयास; डू, रिश्तों में आदर्शीकरण और अवमूल्यन के बीच उलझना; पहचान में भ्रम, सेल्फ इमेज में अचानक बदलाव; खतरनाक आवेगी व्यवहार, आत्मघाती प्रयास या आत्महानि; तीव्र और अचानक मूड परिवर्तन; लगातार खालीपन महसूस करना; अत्यधिक और अनुचित गुस्सा; तनाव में अस्थायी भ्रम या पैरानॉइड सोच। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल व्यक्तित्व विकार। ऐसे व्यक्ति दूसरों के अधिकारों, भावनाओं और नियमों की परवाह नहीं करते। हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति होती है। DSM-5 के अनुसार 3 या अधिक लक्षण: बार बार गैर कानूनी कार्य, झूठ बोलना और धोखा देना; आवेगशीलता, आक्रामकता और लड़ाई; स्वयं या दूसरों की सुरक्षा की अनदेखी; जिम्मेदारियों से बचना; पछतावे की कमी। ओपन कोट: निदान के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए और 65 वर्ष से पहले कंडक्ट डिसऑर्डर का इतिहास होना चाहिए। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार। ऐसे लोग खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, आलोचना सहन नहीं कर पाते और दूसरों से प्रशंसा चाहते हैं। DSM-I के अनुसार 5 या अधिक लक्षण: अत्यधिक आत्ममहत्व, असीम सफलता और शक्ति की कल्पनाएं; स्वयं को विशेष और अनोखा मानना; अत्यधिक प्रशंसा की आवश्यकता; विशेष अधिकार की भावना; दूसरों का उपयोग करना; सहानुभूति की कमी; ईर्ष्या, अहंकारी व्यवहार। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार। ये लोग ध्यान का केंद्र बने रहना चाहते हैं, दिखावे और नाटकीयता पर जोर देते हैं। DSM-4 के अनुसार 5 या अधिक लक्षण: ध्यान न मिलने पर असहजता; अनुचित आकर्षक व्यवहार; भावनाओं में तेजी से बदलाव; शारीरिक रूप से ध्यान आकर्षित करना; नाटकीय लेकिन सतही भाषा; अति नाटकीय भाव; दूसरों से जल्दी प्रभावित होना; रिश्तों को वास्तविकता से अधिक गहरा मानना। 2.7.3 क्लस्टर C पर्सनालिटी डिसऑर्डर, चिंताग्रस्त या भयभीत व्यवहार। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, निर्भर व्यक्तित्व विकार। ऐसे लोग दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं और अकेले निर्णय नहीं ले पाते। DSM-4 के अनुसार 5 या अधिक लक्षण: निर्णय लेने में अत्यधिक सलाह की आवश्यकता; जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना; असहमति जताने से डरना; आत्मविश्वास की कमी; समर्थन पाने के लिए अप्रिय काम करना; अकेले रहने में असहजता; रिश्ता खत्म होते ही नया सहारा ढूंढना; स्वयं की देखभाल को ले अत्यधिक चिंता। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट व्यक्तित्व विकार। ये लोग अस्वीकृति के डर से सामाजिक स्थितियों से बचते हैं, जिससे अकेलापन बढ़ जाता है। DSM-5 के अनुसार 4 या अधिक लक्षण: आलोचना के डर से सामाजिक कार्यों से बचना; पसंद किए जाने की पुष्टि बिना रिश्ते न बनाना; घनिष्ठ रिश्तों में शर्म और डर; आलोचना को लेकर अत्यधिक चिंता; स्वयं को अयोग्य समझना; जोखिम लेने से डरना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव व्यक्तित्व विकार। ऐसे लोग अत्यधिक नियम प्रिय, कठोर और नियंत्रण प्रिय होते हैं। DSM-5 के अनुसार 4 या अधिक लक्षण: विवरण और नियमों में उलझ जाना; पूर्णता के कारण काम पूरा न कर पाना; काम को रिश्तों से ऊपर रखना; नैतिकता में कठोरता; बेकार चीजें न फेंक पाना; दूसरों को काम न सौंपना; 7 पैसे को जमा करके रख कठोरता। पर्सनालिटी डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। यह निदान तब दिया जाता है जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में गंभीर समस्या हो, लेकिन वह किसी विशेष DSM-V श्रेणी में पूरी तरह फिट न बैठती हो, फिर भी सामाजिक, कार्यात्मक या व्यक्तिगत जीवन में नुकसान पहुंचा रही हो। अनुसार 2.8 व्यक्तित्व विकार ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। व्यक्तित्व विकारों के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध है। परिवार का डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, उपचार की शुरुआत के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति को उपयुक्त विशेष के पास रेफर कर सकता है। उपचार के प्रमुख तरीके: 1. मनोवैज्ञानिक उपचार, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी व्यक्ति को अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करने का अवसर देती हैं। थेरेपी का उद्देश्य व्यक्ति की दबी हुई भावनाओं, ट्रू फीलिंग्स सतह पर लाना है, ताकि वह उन्हें बेहतर ढंग से समझ सके और अनुभव कर सके। 2. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। ये कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी का संयोजन है।
ये परेशान करने वाली परिस्थितियों और व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के बीच के संबंध को कमजोर करती है, व्यक्ति को मन और शरीर को शांत करना सिखाती है, गुस्सा, चिंता और अवसाद पैदा करने वाले सोच और व्यवहार के पैटर्न को पहचानने में मदद करती है। दवाइयों द्वारा उपचार, ट्रीटमेंट। कुछ मामलों में दवाइयाँ उपयोगी होती हैं, विशेषकर जब लक्षण गंभीर हों। 4. सपोर्ट ग्रुप। समान समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ अनुभव साझा करने से व्यक्ति को भावनात्मक सहारा मिलता है। उपचार की प्रकृति किन बातों पर निर्भर करती है? चिकित्सक का यह दृष्टिकोण कि व्यक्तित्व विकार की उत्पत्ति कैसे हुई, उपलब्ध सेवाएं और संसाधन। साइकोपैथी के माना जाता है कि ऐसे लोग भावनाएं महसूस नहीं करते, इसलिए टॉकिंग थेरेपी प्रभावी नहीं होती। अन्य व्यक्तित्व विकार आमतौर पर दवाइयों और बातचीत आधारित थेरेपी के संयोजन से उपचार किया जाता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का उपचार। बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार के उपचार में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहचान संबंधी समस्याएं, लगातार खालीपन या ऊब की भावना, अकेले रहने की असहिष्णुता, दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता। भावनात्मक असंतुलन, अफेक्टिव डिस्टर्बेंसेस, तीव्र और अनुचित गुस्सा, भावनात्मक अस्थिरता, अस्थिर पारस्परिक संबंध। 3. आवेगशील व्यवहार, इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस, आत्महानि करने वाले खारे अचानक निर्णय। 2.9 लेट्स सम अप। व्यक्तित्व विकार व्यक्तित्व के अत्यधिक या विकृत रूप होते हैं जो व्यक्ति को गलत या अनुपयोग की ओर ले जाते हैं। इनमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और दूसरों से संबंध बनाने के तरीके में स्थायी गड़बड़ी होती है। व्यक्तित्व विकारों को 3 समूहों में बांटा गया है। क्लस्टर ए, पैरानॉइड, स्किज़ोइड, स्किज़ोटाइपल। व्यक्ति अजीब या विलक्षण, एक्सेंट्रिक दिखाई देता है। क्लस्टर बी, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन। व्यक्ति नाटकीय, भावनात्मक और अनियमित होता है। क्लस्टर सी, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। व्यक्ति में भय, चिंता और तनाव अधिक होता है। कारण एटियोलॉजी। शोध से पता चलता है कि आनुवंशिक और जैविक कारक बॉर्डरलाइन, पैरानॉइड, शिज़ोटाइपल और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भूमिका निभाते हैं। बचपन में शोषण, अर्ली चाइल्डहुड अब्यूज, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। उपचार की प्रभावशीलता। क्लस्टर सी, डिपेंडेंट और अवॉइडेंट विकारों का उपचार सबसे अधिक सफल माना गया है। डायलेक्टिकल DBT बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के उपचार में बहुत प्रभावी सिद्ध हो रही है। क्लस्टरनॉइड स्किज़ोटाइपल विकारों का उपचार सबसे कठिन माना जाता है। Atchikaro यूनिट एंड क्वेश्चंस। इकाई प्रश्न 1. व्यक्तित्व विकारों की परिभाषा दीजिए, उनकी उत्पत्ति और निदान पर चर्चा कीजिए। विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी व्यक्तित्व विकारों की व्याख्या कीजिए। 4. व्यक्तित्व विकारों के कारणों का वर्णन कीजिए। 5. क्लस्टर सी व्यक्तित्व विकारों के लक्षणों की चर्चा कीजिए। व्यक्तित्व विकारों के उपचार की रणनीतियों की व्याख्या कीजिए।